वक्फे के बाद महताब आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। मैम, एक सवाल जो हुकूमत बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज करती है, वो कहती है कि जब हम हुकूमत में आए थे तो हमें करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो $20 बिलियन का मिला। तो इतने बड़े डेफिसिट को हमें कोई तरीका नहीं था कि हम जो है वो इकॉनमी को स्लो डाउन करते और स्टेबलाइज करने की कोशिश करते। इसी वजह से हमें आईएमएफ के पास भी जाना पड़ा। तो इसके बारे में आप क्या कहती हैं? ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, क्या ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की फ्लॉड पॉलिसीज का नतीजा था, या आपके जहन में सी पैक की सीक्वेंसिंग इस तरह की थी कि जिसके नतीजे में आप ये समझ रहे थे कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स में और बाकी चीजों में बेहतरी ला सकेंगे, लेकिन वो 2016 में पनामा आ गया और आपको वो काम भी करने नहीं दिया गया? तो बुनियादी क्या वजह थी? Again, Mehtab साहब, आप बिल्कुल डॉट ऑन लाइन है, एंड आई कांट एंड अप, आई कांट डिसएग्री विथ यू एट ऑल। देखिए, सबसे पहले तो वजह ये थी कि सी पैक के लिए जो सीक्वेंसिंग थी, उसमें एनी केस इंपोर्ट्स को पीक होना था, और उसके बाद वो टेपर ऑफ खुद ब खुद हो जाती, चाहे ये कुछ करते या नहीं करते। वो जो इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरीज वगैरह थी, उनको टेपर ऑफ होना ही होना था, ये पीक था। एक दूसरा, अब मैं ये भी आपको एडमिट कर लूं कि हाँ, कुछ एक्सचेंज रेट को हमें एडजस्ट थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए था। मिफ्ता इस्माइल मिफ्ता साहब ने आके किया था, वो काफी एडजस्टमेंट था। उससे हमारी थोड़ी सी इंपोर्ट कर्टेल हो जाती और थोड़ा सा बूस्ट हमें एक्सपोर्ट्स को मिल जाना था। ये होना शुरू हो गया था, और आप देख रहे थे कि एक्सपोर्ट्स भी ग्रोथ उसकी 14% प्लस होने लग पड़ी थी जी बाय मैम। द एंड ऑफ द पीएमएलएन गवर्नमेंट, और इंपोर्ट्स पे भी वो खुद होना था। तो वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट की पोजीशन थी वो ठीक थी, बट वो मैनेजेबल थी। हमारे पास उस वक्त बाकी जो इंडिकेटर्स थे इकोनॉमी के, इतने अच्छे थे। ग्रोथ रेट हाई, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन का रेट हाई, हमारे पास उस वक्त जिसे कहना चाहिए इन्वेस्टमेंट लेवल्स हाई, हमारे पास जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट थी, हमें जो रेटिंग्स मिल रही थी वो बहुत अच्छी थी। आपको उस वक्त सीधा सीधा इसको मैनेज करना चाहिए था। आईएमएफ के पास अगर जाना था, फटाफट जाते, कहते हमने ये स्टेज क्रॉस किया है, लुक वी आर डूइंग सो वेल ऑन दीज इंडिकेटर्स, दिस इज आवर होम ग्रोन प्रोग्राम, इससे हम ये इस तरह की ये चीजों को जो पेंडिंग रह गई है उसको ठीक कर रहे हैं, आप हमें हेल्प कीजिए। आईएमएफ से अच्छी निगोसिएशंस करते, फटाफट प्रोग्राम लाते, आपको ये इस तरह का कुछ करना ही नहीं पड़ता। आपने क्या किया, हाँ ना, आईएमएफ जाना है नहीं जाना है, इसके पास जाना है नहीं जाना है, इन चक्करों में 11 महीने तकरीबन निकाल दिए। नतीजा क्या निकला, हर इंडिकेटर स्लाइड डाउन हो गया। दूसरा, कोई आपकी तैयारी नहीं, आईएमएफ के पास आप गए अनप्रिपेयर्ड, उन्होंने डिक्टेशंस दिया, आपके पास चॉइस ही कुछ नहीं थी वो डिक्टेशंस मानने की, जिसकी वजह से तो रिसेशन ही कर लिया आपने सारा। अब देखिए ना, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि सिटिंग फाइनेंस सेक्रेटरी इज आस्क्ड टू लीव जी हाँ, एट द डागा साहब टाइम ऑफ जी। आईएमएफ नेगोशिएशंस। Sitting governor state bank is asked to leave just before signing the IMF conditions. क्या इंडिकेट करता है ये तो यही इंडिकेट करता है, ये उनसे डिक्टेशंस ले रहे थे, हर चीज कॉम्प्रोमाइज करके बैठ गए थे, अपने आप कुछ नहीं, निगोशिएशन अच्छी नहीं थी। और उसके बाद का नतीजा जो 2 साल में हुआ, वो हम सबके आंखों में है, के सामने है, कि इकोनॉमी कितनी बुरी तरह कॉन्ट्रैक्ट हुई है। -2%, मेहताब साहब, -2% पे गए हैं। और चलो ये कोविड के अगर हम हटा भी दे इफेक्ट, जी फिर भी 2% पे गिरी इकोनॉमी आके। ये तो नहीं कि स्लाइड डाउन हो रही थी चाहे कोविड आता या नहीं आता। इनफैक्ट इन सम वेज कोविड ने हमें थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस दे दी और इनको एक जस्टिफिकेशन दे दी फॉर द स्लाइड डाउन। जी हाँ। अच्छा मैम, अगर नून लीग की हुकूमत जीत जाती 2018 का इलेक्शन, तो आप क्या समझते हैं कि आईएमएफ के पास फिर भी हमें जाने की जरूरत होती? तो अगर हम जाते तो किन कंडीशंस पे जाते? देखिए, मेरा अपना ये ख्याल था कि हमें अगर जाना भी था, और ये कहना बहुत आसान है कि हम आईएमएफ से के सामने क्या वो कहते हैं, कशकोल लेके नहीं जाएंगे, हम तोड़ देंगे ये वो। देखिए, कशकोल तोड़ने के लिए, अब एज एन इकोनॉमिस्ट बात करूंगी, पीएमएलएन की तरफ से नहीं बात कर रही, हम क्यों कशकोल पकड़ते, क्योंकि हम अपने आमदनी से ज्यादा हमारे खर्चात हैं इस मुल्क के, इस नेशन के। हमारे डोमेस्टिक रेवेन्यूज आर लेस देन व्हाट वी स्पेंड गवर्नमेंट पे।
हमारी एक्सपोर्ट्स आर लेस देन व्हाट वी इंपोर्ट। सो एक्सटर्नल साइड पे भी, इंटरनल साइड पे भी हमारे पास हमारे वसाइल कम है, हमारे अखराजात ज्यादा है। हमें कुछ स्ट्रक्चरली चेंज करना है। और जब भी आप देखें, हमें थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिली है, वो इसलिए मिली है कि बाहर से हमें किसी ने आया और आन के एक इंजेक्शन दे दिया रुपयों का, चाहे वो अफगान वॉर हो रही हो, चाहे वो 9/11 के बाद हो रहा हो। अफगान वॉर थी वो 1980 की दिहाई में, जिसने जी हमें जी ऊपर कर दिया। फिर ये मुशर्रफ साहब के जमाने में ये 9/11 था, जिसने जी हमें ऊपर। ये सिस्टमैटिकली यही होता चला आ रहा है। बाहर से पैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं, वो जब खत्म हो जाते हैं तो हम ठीक नीचे आना शुरू हो जाते हैं। वी नीड सम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। जरूरत इस बात की है कि हम सब बैठें, पॉलिटिक्स ना खेलें, और ये देखें क्या चाहिए हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रक्चरली रिफॉर्म करने के लिए, कि हम अब अपने वसाइल इतने ज्यादा कर लें कि बार बार हमें इतनी ज्यादा एक्सटर्नल डिपेंडेंस ना हो। देखें, आपको डेट हर मुल्क लेता है, आप भी लें। आप डेट ले डेवलप करने के लिए, ताकि आपकी रीपेइंग कैपेसिटी हो। अगर आप डेट लेंगे अपना डे टू डे गवर्नमेंट रन करने के लिए, तो आप कभी भी इस हालत से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सही है मैम। हमें स्ट्रक्चरली ठीक करना है। गवर्नमेंट्स को चाहिए था, हमने ये सजेस्ट किया था जब 2018 में शहबाज शरीफ एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अपनी इनॉग्रल स्पीच पे उन्होंने ये कहा कि आए मिल बैठ के देखते हैं कि हमें कौन सा चार्टर ऑफ द इकोनॉमी पे हम साइन बनाते हैं और अग्रीमेंट करते हैं, कि ताकि पॉलिटिक्स ना हो अभी इकोनॉमी पे। हमें कुछ सीरियस डिसीजंस लेने हैं, आओ मिल बैठ के लेते हैं। गवर्नमेंट के पास इतनी विजडम नहीं थी कि वो ये ऑफर अवेल करती। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो गई, इसीलिए हम अनप्रिपेयर्ड चले गए आईएमएफ के पास, और हमने वो हशर कर दिया जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में पहले नहीं हुआ, नेगेटिव ग्रोथ रेट आफ्टर 1952। जी मैम। 1952 के बाद पाकिस्तान में नेगेटिव ग्रोथ रेट नहीं हुई थी। ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने आके कर दी, अच्छा नतीजा मैम, यही ये निकला। अगर आप देखें कि नून लीग के ज़माने में जो पब्लिक डेट था, उसमें कोई 10,000 अरब का इजाफा हुआ। अब इनके 3 सालों में कोई 13,500 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। लेकिन आपके ज़माने में कम से कम कुछ प्रोजेक्ट्स भी आपकी उसमें क्रेडिट पे आते हैं। 11,000, 10,000, 11,000 मेगावाट बिजली है, हाईवेज हैं, रोड्स हैं। इनके ज़माने में बातें हैं बस, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हुआ, कोई बिजली के में इजाफा नहीं हुआ। तो बेसिकली इनका डेट गया कहाँ? और फिर आपके जमाने के लिए तो कमीशन बना दिया, उसकी खैर रिपोर्ट ही नहीं आई। अपने जमाने के बारे में कोई कमीशन भी नहीं है और ना पता है कि वो पैसे गए किधर है। तो ये पैसे किधर गया है पब्लिक डेट? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। मैं आपको खुल के जवाब दूंगी इसका, और थोड़ा सा सेंसिटिव भी हो जाएगा। देखिए, अगर आप ये देखें कि इनके जमाने में जो नेट रेवेन्यूज है यानी जो टोटल गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के ग्रॉस रेवेन्यूज है, उसमें से जब आप प्रोविंसेस का शेयर जो एनएफसी के हिसाब से बनता है, वो आप उनको दे देंगे, तो आपके पास क्या बचता है? फेडरल गवर्नमेंट के पास अपनी जरूरियात और अपने फंक्शंस पूरे आप उसी से पैसे से करते हैं, जो आप प्रोविंसेस का शेयर निकालने के बाद नेट रेवेन्यूज बचते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है, इस वक्त क्या हुआ है, वो नेट रेवेन्यूज आपके इतने नहीं है कि आप अपने सिर्फ दो अखराजात भी पूरे कर सकें। वो कौन से दो अखराजात हैं? एक, गवर्नमेंट के पास, एक सोवरेन कंट्री के पास सबसे पहला, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट खर्चा क्या होता है? कि वो अपनी डेट को सर्विस कर सके, जी मैम। वो अपना इंटरेस्ट पे कर सके, जो उसकी रीपेमेंट है उसको कर सके। डेट सर्विसिंग अगर आप नहीं करते हैं तो आप डिफॉल्टर वह कहलाते हैं, और आप एक नेशन डिफॉल्ट नहीं कर सकती, ये जिम्मेदार सुवरेन नेशंस नहीं करती हैं। तो पहला लियन तो आपका होता है डेट सर्विसिंग पे। दूसरा मेजर फंक्शन गवर्नमेंट का क्या है, फेडरल गवर्नमेंट का, डेट सर्विसिंग के बाद? वो है डिफेंस। डिफेंस। उसके बाद छोटे छोटे और फंक्शंस हैं, बट ये दो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मेहताब साहब, इस वक्त गवर्नमेंट ये दो फैसिलिटी, ये दो फंक्शंस भी अपनी इनकम से, नेट इनकम रिसीट से नहीं चला पा रही। जी मैम।
डेट सर्विसिंग नहीं चला, अगर पे कर देती है और डिफेंस के खर्चा फिर उसके बाद कोई तकरीबन 60% पूरा कर पाती है, 40% के लिए ये जाते कर्जा उठाते हैं। तो जब ये डिफेंस तक के लिए कर्जा उठा रहे हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए कर्जात उठा रहे हैं, अपनी डे टू डे फंक्शनिंग के लिए खर्चाजात उठा रहे हैं, तो कहाँ की डेवलपमेंट? ये तो खा पी के खत्म कर रहे हैं वो डेट। जी मैम। और ये हमारे लिए कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन है। इसमें इनकी अपनी गलती है। क्यों? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डेट सर्विसिंग का लोड इन्होंने अपनी 2 गलत पॉलिसीज की वजह से कई गुना बढ़ा दिया। डबल कर जल्दी दिया मैम। पॉलिसी बहुत ज्यादा, एक्सटर्नल डेट पे आपने डिप्रिसिएशन जरूरत से ज्यादा तेजी में करके एक्सटर्नल डेट को बढ़ा दिया, पॉलिसी रेट बढ़ा के अपनी एक्सटर्नल डेट को बहुत तेजी से बढ़ा दिया, और उसको बाद कुछ लॉक इन कर दिया। अब डेट सर्विसिंग में फंस गया, अब आप उसमें इतने आराम से निकल नहीं पाएंगे। तो आपकी अपनी गलत पॉलिसी की वजह से डेट सर्विसिंग तेजी से बढ़ी। नतीजा, जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट गई थी उस वक्त, ये 2-3 साल पहले यानी 2018-19 17-18 में 17-18 ये में पोजीशन आई थी। बिल्कुल हम सही है। अपनी नेट रिसीट से अपनी ये दोनों चीज खर्चे पूरा कर रहे थे, हम डेवलप कर रहे थे पार्टली थोड़ा गवर्नमेंट के लिए लेने के लिए, बट मोस्टली डेवलपमेंट करने के लिए। जी मैम। इन्होंने ले रहे हैं टोटली अपने खर्चे पूरे करने के लिए। डेवलपमेंट आपके सामने क्या है वो तो हम देख ही रहे हैं, फेडरल लेवल पे भी कुछ नहीं है। और मेरे लिए तो बहुत तकलीफ दे बात यह है कि प्रोविंशियल लेवल, पंजाब को जिस तरह हम छोड़ के गए थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी डेवलपमेंट कुछ नहीं है। मैम मैं हम जब वही गए मैं यही सवाल आपसे करना थे, चाहता हूँ, बल्कि आज मैंने स्टोरी भी की है इसके ऊपर कि पंजाब में डेवलपमेंट स्पेंडिंग यानी वन ऑफ द लोएस्ट। आप ये देखें कि इन्होंने जितनी एलोकेशन की हुई थी, अभी तक जो यूटिलाइजेशन नजर आ रही है वो कोई बकौल इनके 68% है। तो यानी डेवलपमेंट का भी बेड़ा गर्क कर दिया। पहले तो एलोकेशन कम की, फिर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो पंजाब में तो मुझे आइंदा जब कोई ऑफिशियल सर्वे होगा तो आपको तो पंजाब के सोशल इंडिकेटर्स बहुत नीचे जाते हुए जो है वो नजर आएंगे। तो आपका इसके बारे में जो है एब्सोल्युटली वो क्या ख्याल है? जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल डॉट ऑन नेल, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल असेसमेंट है। देखिए मेरी बात सुनिए आप, ये क्या कहानी क्या है? मैं अब बिल्कुल आपको ऑथेंटिक नंबर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के फिजिकल ऑपरेशंस में रिवील्ड है, वो नंबर मैं आपको स्टेटिस्टिक्स देती हूँ। हैरान कुन स्टेटिस्टिक्स हैं। हमारे आखिरी साल में 2017-18 में पंजाब गवर्नमेंट का डेवलपमेंट स्पेंडिंग्स, बजट की बात नहीं कर रही जी हूँ, स्पेंडिंग। बजट तो हमारा था 600 बिलियन से ज्यादा, क्योंकि हम ऑरेंज ट्रेन भी था, वो ऑरेंज ट्रेन को आपने इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया। उसके अलावा जो हमारे असल अखराजात थे, खर्चे, वो थे 470 बिलियन, 470 70 billion बिलियन। rupees. This was 17-18. The very next year, इनका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर गिरता है 242 बिलियन। यानी आपने 470 से खर्चे, डेवलपमेंट स्पेंडिंग गिरा दी 242, a decline half in it. बिल्कुल। और मैम ये इस क्या साल भी किया इससे ज्यादा नहीं आपने? होगी, इससे ज्यादा स्पेंडिंग नहीं होगी इस साल भी। नहीं होगी, कतई नहीं होगी। हमने अपने टेन्योर में, ये भी मैं अब आपको बता दूं, हमने अपने टेन्योर में हर साल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया तकरीबन 25%। हम जब आए थे, हमने पीपीपी से गवर्नमेंट ली थी, उस वक्त हमारा डेवलपमेंट स्पेंडिंग थी 196 बिलियन। ठीक है मैम। हम डेवलपमेंट स्पेंडिंग छोड़ के गए 470 बिलियन। हर साल 25% बढ़ाया हमने लगाया। और ये 2-3 चीजें जब हमारे पास पंजाब के बारे में ये कहते हैं कि हमने डेवलपमेंट क्या किया, हमने तो सिर्फ जिसे कहना चाहिए इधर उधर निकाल दिए। मैं इसके बारे में भी आपको कुछ डेटा इन्हीं के से साबित करूंगी कि हमने डेवलपमेंट किस तरह की। मैम अभी जरा नंबर्स एक पे सवाल फोकस है, करें। वो ये है कि कहती है कि ज्यादा पैसे आपने लाहौर में लगाए, लाहौर और चंद बड़े हाँ, शहरों में। ये बहुत ही ये बार बार कहा जाता है कि हाँ बस हमारे लिए तो लाहौर ही पंजाब था, और बाकी सारे पंजाब जो है वो तो डिप्राइव्ड रहा। और बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल स्लोगनिंग तो ये होती है कि साउथ ऑफ पंजाब तो बिल्कुल पसमानदा रह गया।
उफ तौबा, उसका तो हाल वो था जैसे लाहौर को तो हमने यूरोप का कोई मुल्क बना दिया हो, और जो साउथ ऑफ पंजाब है वो अफ्रीका का कोई मुल्क हो जिसमें बिल्कुल पसमानदगी है। इसको अब मैं गलत साबित करने के लिए गवर्नमेंट के स्टेटिस्टिक्स, गवर्नमेंट का डेटा बताती हूँ आपको। बिल्कुल हाल ही में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने पाकिस्तान लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट सर्वे PSLM PSLM। 2019 में इसका रिलीज किया। उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, वो गवर्नमेंट का स्टेटिस्टिक्स है, इंडिपेंडेंट है। उसमें उन्होंने डेवलपमेंट के बेसिस पे कंबाइंड मेजर बनाया है, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड 30% का वेट देके ये इंक्लूड किया है, और ICT, डिजिटलाइजेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को 10% वेट देके ये 4 के बेसिस पे एक कंबाइंड मेजर बनाया है। और उसमें उन्होंने सूबों के जिलों को रैंक किया है कि कितने जिलों में क्या रैंकिंग है। जी मैम। आप यकीन कीजिए मेहताब साहब, मैं अगर आपको उसके रिजल्ट्स दूंगी तो आप अमेज्ड होंगे कि जो पंजाब है उसके अगर आप पूरा उठा के देखें कि हमारे कितने जिले थे इसमें, आउट ऑफ द 36 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब, हमारे पंजाब में 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 15 जिले ऐसे हैं जो हाईली डेवलप्ड कहला रहे हैं। 15, सही है। 40% of Punjab is developed, highly developed as per Pakistan Bureau of Statistics PSLM survey। और ये सिर्फ रोड नेटवर्क नहीं है, ये है एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड और ICT, ICT। बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि मीडियम लेवल पे हाईली डेवलप्ड हैं। ठीक है। अगेन 18, सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनका मीडियम लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है मैम। बात इंपॉर्टेंट ये है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट पंजाब में नहीं है, इंक्लूडिंग साउथ ऑफ पंजाब, जो कि लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे हो। कोई जिला पंजाब का लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट में है ही नहीं, इंक्लूडिंग पंजाब। तो ये जो सारी एलिगेशन इनकी थी कि साउथ ऑफ पंजाब तो बिल्कुल डिप्राइव्ड है, वो सब्सटैंशिएट नहीं हो रहा। इनकी बातें थी, नंबर्स और स्टेटिस्टिक्स कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। एक, अब मैं ये भी साथ साथ बता दूं कि अगर हम लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट को देखें, पहली दफा पंजाब में कोई भी नहीं है, सिंध में कोई 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, KPK में 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे है, और खैर बलोचिस्तान के तकरीबन 15 डिस्ट्रिक्ट हैं जो लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। दूसरी बात जो ये लिविंग स्टैंडर्ड बता रहा है, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, कि पंजाब हाईएस्ट मोस्ट डेवलप्ड प्रोविंस हो गया है। ये PMLN गवर्नमेंट से पहले सिंध वाज द हाईएस्ट मोस्ट डेवलप्ड प्रोविंस कराची की वजह से। जी। तो हमने पहली दफा हिस्ट्री में ये हुआ है कि पंजाब इज नाउ द मोस्ट डेवलप्ड प्रोविंस इन पाकिस्तान। ये इसका क्रेडिट भी प्रोविंशियल PMLN गवर्नमेंट की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जाता है। एक तो दो चीजें इनके अपने डेटा ने बिल्कुल शैटर की। एक तो ये कि हमने पैसे इधर उधर खा लिए, डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये बिल्कुल खत्म हो गया। हमारे पास कोई भी जिला ऐसा नहीं है जो लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे हो। दूसरा, ये कहते थे पंजाब में तो सिर्फ लाहौर ही लाहौर है, ये बिल्कुल शैटर हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा, कि ये तो खाने पीने में इन्होंने पैसे लगा दिए हैं और शायद कुछ रोड्स बना ली, बाकी एजुकेशन हेल्थ तो बिल्कुल खत्म हो गया। हकीकत ये है, एजुकेशन हेल्थ, ये जो मैंने आपको कंबाइंड मेजर दिया उसका 60% वेट इज ओनली एजुकेशन एंड हेल्थ। सही है मैम। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि एजुकेशन हेल्थ सफर करता हो और हमारी रैंकिंग इतनी ज्यादा हो जाती। ठीक है। तो अच्छा हमने मैम, बैलेंस्ड करी है मैम आखिरी सवाल है, मुझे ये बताएं, डेवलपमेंट। हमने इश्यूज सारे डिस्कस कर लिए और पंजाब को भी डिस्कस कर लिया। मैम, इस मुल्क को आगे भी लेकर जाना है, तो आप ये बताएं कि क्या रिकमेंडेशंस हैं, 2 3 4 मेजर के बात आगे बढ़ सके। एक तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने, मैं समझता हूँ, हैविक कर दिया, इस मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। अब यहां से आगे जो है वो हम कैसे जाएं ताकि लोगों की जिंदगियां बेहतर हो सके। देखिए मेहताब साहब, आपको अगर मैं दिल की बात बताऊं
मेरे ख्याल से बड़ी बातें करनी चाहिए, छोटी-छोटी पॉलिटिक्स को छोड़ देना चाहिए। जब आपके पास 207 मिलियन लोगों की ज़िंदगियों, रोज़गारों, उनकी वेल बीइंग, छोटे बच्चे और सबका सवाल हो, तो आदमी को लार्जर देन लाइफ होना चाहिए। मेरा ख्याल ये है इस वक़्त हमें सीधा-सीधा हर स्टेक होल्डर को, हर पावर ब्रोकर को इन पाकिस्तान, हर हर वो स्टेक होल्डर को जो पावर रखता है, डिसीजन मेकिंग रखता है, उसे ये 207 मिलियन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, अपने से ऊपर। इकोनॉमी को नंबर 1 करें। इस वक्त हमारी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, हमें इंटरनेशनली आइसोलेट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल की दुनिया वो है जहां जिसकी लाठी उसी की भैंस, जहां इकोनॉमिक पावर है उधर ही लोग झुकते हैं, उसी की तरफ अलाई करते हैं। आप प्यारो मोहब्बत किसी से ना एक्सपेक्ट करें। देखिए हमारे जो ओल्ड एलाइज थे, चाहे वो अरब मुल्क थे, चाहे वो मुस्लिम उम्मा थे, या वो यूनाइटेड स्टेट्स था, सब ने रंग बदले और इंडिया की तरफ टिल्ट हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिकली उनका इकोनॉमी इतनी बड़ी है, सबके स्टेक्स लग गए वहां जाके, वो नहीं अनॉय कर सकते इंडिया को। हमें अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करना है। आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए इकोनॉमिक वेल बीइंग, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। उसके लिए मिल बैठ के जो करना है, जो रिक्वायर्ड है, वो आप करें। हर किसी को एक टेबल पे आना है और ये अग्री करना है, हमें सैक्रिफाइस करना है, हमें कॉम्प्रोमाइज करना है, हम करेंगे क्योंकि हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। इसके बेसिस पे आपको एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम बनाना है। एक बहुत बड़ा सेगमेंट, देख मैं आपसे कह रही थी कि वसाइल हमारे कम हैं, हमारे खर्चात ज्यादा हैं। वसाइल कम क्यों हैं? क्या इसलिए कि पाकिस्तान में हो नहीं सकते? इसलिए मेहताब कि हमारे पास एलीट है जो अपना इंटरेस्ट देखती है, वो अपना इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होने नहीं देती, ना अपना अपना शेयर डालती है नेशनल रिसोर्सेज पे, और अपने शेयर से ज्यादा एक्सपेंडिचर निकाल लेती है नेशनल रिसोर्सेज से। हमें सब पे बैठ के ये देखना है कि या तो हम अपना इंटरेस्ट देख लें या पाकिस्तान को एक पुरवकार डेवलप्ड मुल्क बना लें, जिसको लोग देखें और सीरियसली लें और एक सुप्रीम कंट्री समझें। ये ना हो कि हर कोई आए, आन के आंखें हमें दिखा दे, पीनट्स हमारे सामने डाल दे और हमसे ही तवक्को करे, हम उनको कहें थैंक यू। तो हमें ये करने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। ये political stability is pivotal. All stakeholders sitting on the same table is crucial. Coming to a development plan is absolutely essential. हर साल, हर दिन, हर महीना जो हम लूज कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी सफर कर रहा है। और फिर ये ना हो कि कुछ अरसे में हम उस लेवल पे आन के बैठ जाएं कि कोई पाकिस्तान की हुकूमत इसलिए ना ले कि पाकिस्तान आगे चलने के तरीके उसको समझ नहीं आ रहे। आई एम सॉरी, बट वेरी सून वी विल बी एट दैट स्टेज कि प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हो जाएंगी कि हम स्वर जोड़ के भी फिर उनको सरमाउंट नहीं कर पाएंगे। मैम, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि हम सॉल्यूशंस की तरफ जा सकें, और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, पब्लिकली मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि बजट के बाद भी आपने मुझे टाइम देना है ताकि हम बजट के बाद भी ये डिस्कस कर सकें कि क्या इनकी डायरेक्शन जो है वो ठीक है या उसमें मजीद कुछ जो है वो एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। तो मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया, और एक नए प्रोग्राम तक मेहताब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।